अगर हम अर्थ की पूरी 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को एक 24 घंटे की क्लॉक मान लेना, हाँ। तो रात के ठीक 12 बजे अर्थ बनी और नया दिन स्टार्ट हुआ। राइट। और इंसान इस क्लॉक में एकदम लास्ट में पिक्चर में आए थे, मतलब रात के 11:58 पर। एग्जैक्टली। तो जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं ना, वो एक्चुअली इस अर्थ की लाइफ के बस आखिरी कुछ सेकंड्स हैं। और आज का हमारा डीप डाइव का मिशन बहुत ही क्लियर और हाई एनर्जी होने वाला है। हाँ, ये डीप डाइव खासकर एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स के लिए एक एग्जॉस्टिव डेटाबेस बनने वाला है। बिल्कुल। और इसीलिए आज का रूल सिंपल है, जीरो स्किपिंग। मतलब आज के स्टोन एज के सोर्स मटेरियल का एक सिंगल फैक्ट या बुक या साइट मिस नहीं होने वाली। सब कुछ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक सिंगल बुलेट पॉइंट को स्किप करना भी बड़ा रिस्क हो सकता है। तो हिस्ट्री को एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर में समझना स्टार्ट करते हैं। हाँ, किसी भी इवेंट को समझने से पहले उसकी टाइमलाइन तो क्लियर होनी चाहिए। देखो, इंडियन हिस्ट्री को ब्रॉडली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, जो अर्लीस्ट टाइम से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक चलती है। राइट। और उसके बाद आती है मिडीवल हिस्ट्री, है ना? हाँ, मिडीवल हिस्ट्री बेसिकली 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक है, और यही वो टाइम था जहां से इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में आती है मॉडर्न हिस्ट्री, जो 18th सेंचुरी एडी से आगे का टाइम है, जहां से ब्रिटिश रूल का स्टार्ट हुआ। इस टाइमलाइन डिवीजन पढ़ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जेम्स मिल का। उन्होंने हिस्ट्री को बिल्कुल एक अलग ही एंगल से देखा। ओ हाँ, उनकी बुक का मेंशन जरूरी है यहाँ। बिल्कुल। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये एग्जाम के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। या ये पॉइंट डेफिनेटली याद रखने वाला है। पर टाइमलाइन में एक जगह काफी कंफ्यूजन होती है, ये बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये मैथ्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है स्टार्टिंग में। एक्चुअली इसको एक सिंपल नंबर लाइन की तरह इमेजिन करना चाहिए। सेंटर में 0 है, जिसको जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना जाता है। अब 0 से पहले का टाइम बीसी है, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ नंबर्स डिक्रीज होते हैं। मतलब अगर कोई इवेंट 500 बीसी में हुआ और दूसरा 300 बीसी में, तो 500 बीसी वाला ज्यादा पुराना होगा, राइट? एग्जैक्टली। और 0 के बाद एडी स्टार्ट होता है, जहां नंबर्स नॉर्मली इंक्रीज होते हैं, जैसे अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं। ओके। तो इस लॉजिक से अगर एग्जाम में सेंचुरी लिखा हो, जैसे 8th सेंचुरी बीसी, तो उस सेंचुरी का मतलब पूरा 100 साल का ब्लॉक होगा ना? हाँ, बिल्कुल। 8th सेंचुरी बीसी का एक्चुअल टाइमलाइन 800 बीसी से लेकर 700 बीसी तक काउंट होगा, क्योंकि नंबर्स 0 की तरफ जा रहे हैं। मेक सेंस। और अर्थ की जो हमने बात की थी कि वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, हाँ। उसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। श्योर। जिस स्टेज में आज हम हैं, उसे क्वार्टरनरी स्टेज ऑफ लाइफ कहते हैं। ये करीब 2.57 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, और इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो प्लिस्टोसीन होगा, जिसको कॉमनली आइस एज बोलते हैं। हाँ, और दूसरा पार्ट है होलोसीन, यानी आइस एज के बाद का टाइम, जो एसेंशियली आज तक चल रहा है। तो टाइमलाइन तो क्लियर हो गई। अब इन अर्ली स्टेजेस पर आते हैं। ये आर्कियोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या है? आई मीन रिटन रिकॉर्ड्स तो थे नहीं उस टाइम। वही ना, जब रिटन एविडेंस नहीं होते तो हिस्ट्री को जमीन से निकालना पड़ता है। एक्सकवेशन से इन्फो मिलती है, जैसे टूल्स या पॉटरी वगैरह। और इस फील्ड में एक बड़ा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम का। ओह यस, उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। वो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। राइट। और एंशिएंट हिस्ट्री को कैटेगराइज करने का क्रेडिट सीजे टॉमसन को जाता है ना? हाँ, उन्होंने टूल्स के मटेरियल के बेसिस पर हिस्ट्री को स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में डिवाइड किया था। तो चलिए डायरेक्टली टूल्स की बात उठी है, तो स्टोन एज यानी पत्थर के दौर की पहली स्टेज पर जंप करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। ये पीरियड 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चला। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब है स्टोन। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतना लंबा पीरियड था। स्टार्ट करते हैं लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक से, जो 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक चला। ये एसेंशली वही आइस एज का टाइम था, और इसमें लोग काफी बड़े और अनपॉलिश्ड स्टोन्स यूज करते थे। एग्जाम के लिए इसकी स्पेसिफिक साइट्स बहुत क्रूशल है। एक एक करके लिस्ट करते हैं। पंजाब में है सोआन या सोहन वाली। राइट। और यूपी के मिर्जापुर में बेलन वैली का मेंशन आता है, जहां रॉक शेल्टर्स मिले थे। राजस्थान में दिद्वाना एक इंपॉर्टेंट साइट थी। कर्नाटका में हुन्नुस की, जिसको हुंसी भी कहते हैं,
और कश्मीर में पहलगाम। एक और साइट है महाराष्ट्र की, पटने, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेट, हाँ, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। पटने में एक्सकवेशन में पहली बार ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिले थे। इंडिया में ऑस्ट्रिच। वाओ, ये फैक्ट तो डेफिनेटली एग्जाम में स्ट्रेट आ सकता है। और आर्ट की बात करें तो यूपी में सोहागी घाट में इंडिया की पहली रॉक पेंटिंग डिस्कवर हुई थी। इसका क्रेडिट आर्चिबल्ड कार्ले को जाता है। हालांकि कुछ सोर्सेज में कैम्बल भी लिखा है। आइस एज में आर्ट बनाना एक्चुअली एक बड़ी बात है। खैर, उसके बाद आता है मिडिल पैलियोलिथिक, जो 50,000 से 40,000 बीसी तक था। यहाँ टूल्स में चेंज आया था ना? बिल्कुल। यहाँ फ्लेक टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, मतलब एक बड़े स्टोन कोर को स्ट्राइक करके उसमें से शार्प फ्लेक्स निकालना। इससे हंटिंग और फूड गैदरिंग काफी एफिशिएंट हो गई थी। और इस टाइम की एक बड़ी फेमस साइट है अतिरामपक्कम, तमिलनाडु में। यहाँ पर एनिमल फुटप्रिंट्स डिस्कवर हुए थे, जो कि माइंड ब्लोइंग है। सही में। फिर हम आते हैं अपर पैलियोलिथिक पर, जो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला। ये प्लाइस्टोसीन का लास्ट फेज था। ये सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये होमोसेपियंस यानी मॉडर्न मैन का पीरियड था। लोग फ्लिंट स्टोन यूज करने लगे थे। हाँ, और इस फेज की साइट्स पे एग्जाम डेटाबेस के लिए जरूरी हैं एमपी में भिम्बिटका केव्स, महाराष्ट्र में इनामगांव और नवादा, और राजस्थान में फिर से वही दिदवाना। अभी हमने होमोसेपियंस का मेंशन किया, तो एक बार ये एवोल्यूशन का सीक्वेंस क्लियर कर दें। एग्जाम में डायरेक्टली सीक्वेंस पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, फिर थोड़ा और इवॉल्व होकर बने होमो इरेक्टस, और फिर होमो निएंडरथैलेंसिस, और फाइनली आकर हम बने होमोसेपियंस, है ना? एग्जैक्टली। और जब होमोसेपियंस आए ना, तो आर्ट में एक मेजर बूम आया। 1957 में वीएस वकांकर ने विंध्यन माउंटेन रेंज में भिम्बेटका केव्स डिस्कवर की थी। वाकांकर जी को तो फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंडिया की ओल्डेस्ट पेंटिंग है। और हाँ, एक और साइट है उत्तराखंड में, लखूदियार केव पेंटिंग। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सुयाल रिवर के पास है, राइट। तो 10,000 बीसी के आते आते आइस एज खत्म होने लगी और क्लाइमेट वार्म हुआ। इससे इंसानों की लाइफ में काफी बड़ा चेंज आया। इस ट्रांजिशनल फेज को हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। हाँ, मेजो यानी मिडिल और लिथिक यानी स्टोन। इसको मिडिल स्टोन एज या माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि टूल्स अब बहुत छोटे और शार्प हो गए थे। एक मिनट, यहाँ एक बहुत क्रूशियल एग्जाम नोट है। वैसे तो ये पीरियड ट्रांजिशन था, पर एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी एक्चुअली इसका टाइम पीरियड 12,000 बीसी से 10,000 बीसी कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शंस ध्यान से टिक करना। ओह, ये अच्छा ट्रिक पॉइंट है। तो मेसोलिथिक में बेसिकली वार्म क्लाइमेट से फ्लोरा और फौना बढ़ा। लोग हंटर्स के साथ साथ हर्डर्स बनने लगे थे। और सबसे बड़ा शिफ्ट था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लोगों ने जानवर पालना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। और इस डोमेस्टिकेशन का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है पता है? राजस्थान के बाघोर से। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये पॉइंट तो रट लो सभी। इसके अलावा इस मेसोलिथिक पीरियड की साइट्स लिस्ट कर लेते हैं। गुजरात में लंघनज और महसाणा, एमपी में भिम्बेटका और आदमगढ़, यूपी में बेलन वैली के पास चुपानी मंडी, और साउथ में कर्नाटका का संगनकल्लू, और सदर्न तमिलनाडु में टूटिकोरन। तो अब जानवर पालना तो सीख लिया, उसके बाद लोग सीधा फूड प्रोड्यूसर बन गए। और यहाँ स्टार्ट होता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी न्योलिथिक पीरियड, 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। न्यू मतलब न्यू। अब बिल्कुल पॉलिश्ड स्टोन्स यूज हो रहे थे और खेती यानी एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। खेती करने का मतलब था एक जगह रुकना, तो प्रॉपर्टी ओन करने का कॉन्सेप्ट आया। सर्कुलर या रेक्टेंगुलर घर बनने लगे और एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के लिए पॉटरी शुरू हुई। स्पेशली वो कॉडेड इम्प्रेस्ड पॉटरी। और भिम्बेटका में इस टाइम पर ह्यूमंस, बर्ड्स और एनिमल्स की नई रॉक पेंटिंग्स भी बनी। अब यहाँ एक्सपर्ट और मेरा एक छोटा सा रैपिड फायर होगा, क्योंकि न्योलिथिक साइट्स की एक मेगा लिस्ट है और एक भी स्किप नहीं करनी। रेडी? स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट है। यहाँ घरों के एविडेंस मिले और सबसे इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। लोग यहाँ व्हीट, बार्ले और कॉटन उगाते थे। और कश्मीर वैली की बात करें तो बुरज़ाहोम श्रीनगर से 16 किलोमीटर वेस्ट में है। यहाँ लोग लेक्स के साइड में पिट्स में रहते थे और बोन टूल्स यूज करते थे। और बुरज़ाहोम का सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि वहाँ डोमेस्टिक डॉग्स वर बेरीड विद देयर मास्टर्स। वेट, सच में? ये सुनकर थोड़ा अजीब और इमोशनल लगता है कि उस टाइम भी लोग अपने पेट से इतना प्यार करते थे। कश्मीर में एक और साइट थी गुफक्राल, श्रीनगर से 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट में।
इसे केव ऑफ पॉटर्स कहते हैं और यहाँ से भी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिले। ईस्ट की तरफ बिहार में चिरांद है, जहां मेनली बोन टूल्स डिस्कवर हुए थे। और कर्नाटका में तो साइट्स की लाइन लगी हुई हैं, संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, कोडेकल और हलूर। हलूर थोड़ा स्पेशल है ना? हाँ, हल्लूर में मिलेट कल्टीवेशन यानी बाजरे की खेती के अर्लीस्ट एविडेंसेस थे। और यूपी में सबसे बड़ा स्टार है कोल्डी हुआ। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन मिला था। सेम, बेलन वैली में कोल्डिवा के पास महागारा भी है, जहां राइस का डोमेस्टिकेशन एक्चुअली 7000 बीसी में ही शुरू हो गया था। ओके, लेट्स मूव टू आंध्र प्रदेश। यहाँ मेनली भीमा, कृष्णा और तुंगभद्र रिवर्स के आसपास साइट्स थी, जैसे बुद्धिहल, उतनूर, नागार्जुनकोंडा और पिकलीहल। इनमें से उतनूर इनकी अर्लीस्ट साइट मानी जाती है, और तमिलनाडु में पयम्पल्ली और कैवेरी रीजन्स का मेंशन है। नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, मेघालय में गारो हिल्स और आसाम में दाओजली हैडिंग। पता है, दाओजली हैडिंग में एक जेडाइट स्टोन मिला था। ओह, इंटरेस्टिंग। और इन सारी इंडियन साइट्स के अलावा एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी ले लेते हैं। टर्की में एक जगह है कैटल हुइयुक। राइट, ये हिस्ट्री की सबसे पहली ह्यूमन प्रोटोसिटीज में से एक मानी जाती है ना? बिल्कुल, मतलब लोग शहर बसाने की तरफ बढ़ रहे थे। तो स्टोन एज से खेती तक का सफर तो हो गया, लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ रुकी नहीं। अब एंट्री होती है मेटल्स की। डॉन ऑफ मेटल्स, जिसको हम चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, ये 3500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला। चैल्को मतलब कॉपर और लिथिक यानी स्टोन। अगर थोड़ा बिगर पिक्चर देखें तो ह्यूमंस ने जो सबसे पहला मेटल डिस्कवर किया और यूज किया वो कॉपर ही था। लोग अब रूरल कम्युनिटीज में रहते थे। कॉपर मिलता कहाँ से था इनको? माइंस थी राजस्थान में खेतरी माइंस और मध्य प्रदेश में मालाज खंड। और इनके रिचुअल्स भी डेवलप हो गए थे, जैसे ये लोग अर्न बरियल प्रैक्टिस करते थे, मतलब एशेस को एक बड़े मटके में रखकर दफनाना। यहाँ एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, जो काफी बार स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है। इन चैल्कोलिथिक लोगों को ना घोड़े यानी हॉर्सेस और बर्न्ट ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस पीरियड के मेन कल्चर्स और उनकी साइट्स को कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान से। यहाँ था आहार, बनास, गुलुंद कल्चर। बनास वैली के पास दो मेन साइट्स थीं, आहार और गिलुंद, और एक गणेश्वर साइट थी जहां कॉपर के टूल्स मिले थे। इसको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर भी कहते हैं। अगर ईस्टर्न इंडिया जाएं तो गंगा नदी के किनारे चिरंद एक बार फिर प्रोमिनेंट है, और उसके अलावा बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न एमपी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसे कायाथा, मालवा एंड ईरन कल्चर कहते थे। नर्मदा के पास मालवा, काले सिंध के पास कायाथा और ईरन। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न महाराष्ट्र का जोरवे कल्चर। जोरवे फर्स्ट साइट थी जो यहाँ डिस्कवर हुई, और गोदावरी के पास परवारा साइट। एक और था सावाल्दा कल्चर, जो ताप्ती रिवर के पास मिला। जोरवे कल्चर के अंदर स्पेसिफिक साइट्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेवासा और दाइमाबाद सबसे मेन है। पता है, दाइमाबाद इन सब में लार्जेस्ट साइट थी। हाँ, इसके अलावा चंदोली, इनामगांव, नासिक, नवदाटोली जो नर्मदा पर थी, और सवाल्दा। इन सब कल्चर्स की एक आइडेंटिटी उनकी पॉटरी भी थी। ब्लैक एंड रेड वेयर और ऑकर कलर्ड पॉटरी का काफी यूज होता था इन लोगों में। एग्जैक्टली, पॉटरी उस टाइम की लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्रूफ थी। तो आज हमने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूरा डेटाबेस एग्जॉस्टिव तरीके से कवर कर लिया है। जेम्स मिल से शुरू होकर BC AD का लॉजिक, ऑस्ट्रिच इन पटने से लेकर जोरवे कल्चर तक, जीरो स्किपिंग पूरी तरह मेंटेन हुई है। बिल्कुल। और एक बात जो समझ आती है वो ये कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स रटने के लिए नहीं है। ये एक्चुअली देखने के लिए है कि इंसान हंटिंग और गैदरिंग से निकलकर एग्रीकल्चर पर आया और फिर मेटल्स डिस्कवर करके यहाँ तक कैसे इवॉल्व हुआ। सेगा, ह्यूमन प्रोग्रेस लिटरली एक स्टेप बाय स्टेप रेवोल्यूशन रही है। तो एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ आज का ये डीप डाइव एंड करते हैं। आज हमने पत्थर से लेकर कॉपर तक का सफर देखा, भीमबेटका की केव्स और डायमाबाद जैसे एंशिएंट सेटलमेंट्स एक्सप्लोर किए। लेकिन थोड़ा सोचकर देखिए, आज भी अर्थ पर ऐसी कितनी जगह होंगी जहां किसी और डीपर लेयर के नीचे एडवांस्ड एंशिएंट साइट्स दबी हो सकती हैं। कुछ ऐसा मटेरियल या लाइफस्टाइल का एविडेंस जो मिलते ही हमारी हिस्ट्री की सारी टाइमलाइंस को एक ही दिन में पूरी तरह बदल कर रख दे। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आपसे मिलेंगे अगली डीप डाइव में।